पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को दूसरी बार किया संबोधित। बोले एआई मतलब अमेरिका और इंडिया, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विपक्षी बैठक में नीतीश रखेंगे प्रस्ताव, राहुल सुनाएंगे अंतिम फैसला, सीटों के बंटवारे पर फंसेगी पेच। डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मामला, अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई, आज समन भेजने पर होगा फैसला। यूपी में 39 जिला सहकारी बैंकों के चुनाव आज, भाजपा ने झोंकी ताकत, प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति में सुधार के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब मांग पर मिलेगा पानी, बूंद बूंद की निगरानी। एमपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, असम के 20 जिलों में बाढ़, 1 लाख से ज्यादा प्रभावित, बंगाल बिहार में 11 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है सबसे पहले पटना से, जहां पर विपक्षी दलों के नेताओं की आज बड़ी बैठक है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी, दिल्ली सीएम केजरीवाल, पंजाब सीएम मान मौजूद रहेंगे, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी पटना में मौजूद, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन भी पटना में मौजूद, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक और बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीएम केजरीवाल उठा सकते हैं अध्यादेश का मुद्दा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इसमें शामिल होंगे, एनसीपी के चीफ शरद पवार, पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन शामिल होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे और सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम प्रमुख सीताराम येचुरी, भाकपा माले सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी पटना से आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी बैठक बुलाई गई है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही और भी कई बड़े नाम आपको हमने बताए। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे, ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम प्रमुख सीताराम येचुरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। भाकपा वाले सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचेंगे। तो यह अहम जानकारी, जहां विपक्षी दलों के नेताओं की आज बड़ी बैठक है और इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होंगी। विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक और साथ ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में पहुंचेंगे और सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा पटना में ही मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा पटना में ही मौजूद हैं। तमिलनाडु के सीएम भी इसमें पहुंचेंगे। आज की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। जहां सीएम केजरीवाल अध्यादेश का मुद्दा उठा सकते हैं, तो सीएम केजरीवाल की ओर से अध्यादेश का मुद्दा उठाया जा सकता है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी आज इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन शामिल होंगे। आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक के कई अहम मायने हैं। एक तरफ 24 का चुनाव है और इससे पहले लगातार विपक्षी दलों की एकता आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकती है, लेकिन आज की इस बैठक में केजरीवाल अध्यादेश का मुद्दा भी उठा सकते हैं। इस बैठक में अहम लोगों के शामिल होने की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला भी पहुंचेंगे, महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम प्रमुख सीताराम येचुरी भी आज की इस बैठक में पहुंचेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली सीएम केजरीवाल, पंजाब सीएम मान मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी पटना में मौजूद रहेंगे।
फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी पटना में मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है, तो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बड़ी बैठक और सीएम केजरीवाल उठा सकते हैं अध्यादेश का मुद्दा। सीएम केजरीवाल अध्यादेश का मुद्दा उठा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी शामिल होंगे और एनसीपी चीफ शरद पवार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्षी एकता की ये बैठक है, विपक्षी दलों के नेताओं की ये बैठक है, जिसमें सभी कई अहम रणनीतियों को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी विपक्षियों की, इसको लेकर विस्तार से बातचीत हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल हैं वो अध्यादेश का मुद्दा उठा सकते हैं। आज की इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचेंगे। आज बड़ी बैठक है विपक्षी दलों के नेताओं की पटना से, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी पटना में ही मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन भी पटना में ही मौजूद हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी पटना में ही मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहाँ पर सीएम केजरीवाल अध्यादेश का मुद्दा आज के इन विपक्षी दलों की बैठक में उठा सकते हैं और विपक्षी दलों की बैठक में ये मुद्दा उठाया जा सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार निशांत जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है और लगभग सभी जो बड़े विपक्षी नेता हैं अलग अलग राज्यों के, वो देश भर से इकट्ठा होकर पटना में बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक को आप किस लिहाज से देख रहे हैं? एकता होना साफ तौर पर बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होगी। विपक्षी एकता की बैठक का फैसला राहुल गांधी के फैसले पर ही निर्भर करता है जी। अब अभी राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, सदाकत आश्रम गए हैं, उसके बाद वो विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि साफ तौर पर अगर केंद्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही है जो साफ तौर पर बीजेपी के सामने खड़ी होती है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर। लेकिन विपक्षी एकता की भी बात करें अगर निशांत जी, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के अलग मत होते हैं। ऐसे में क्या विपक्षी एकता बन पाएगी? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है, चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, हर किसी का अपना मत है, हर किसी की अपनी बात है। ऐसे में सभी को एक होना, भले ही मकसद सबका एक है बीजेपी को पछाड़ना, लेकिन बावजूद इसके क्या सब में एकता बन पाएगी जिस तरीके की राजनीति अलग अलग सब करते हैं? पर डिबेट में पहले भी कह चुका हूं कि विपक्षी एकता बनना आसान नहीं है जी, क्योंकि सभी के अलग अलग चुनौतियां हैं, सभी के अपने अपने राय होंगे। वैसी स्थिति में सबसे बड़ी जो स्थिति उत्पन्न होगी वो विपक्षी एकता का नेता कौन होगा। बिल्कुल, क्या कांग्रेस ये कभी मानेगी कि नीतीश कुमार नेता हो? ममता बनर्जी भी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस के साथ उनका हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको कांग्रेस से है। ऐसे में विपक्षी एकता बनना संभव नहीं है। हाँ, बैठक हो रही है, बस 3-4 घंटे में सब चीज सामने आएगा। बिल्कुल। और देखिए निशांत जी, आपने कहा कि देखिए बहुत मुश्किल है विपक्षी एकजुटता हो जाना, क्योंकि हर किसी का मत है, हर कोई अपने ही दल को आगे रखना चाहता है, लेकिन मकसद सबका साफ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि इस विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है, इस पर बीजेपी भी अपनी पूरी नजर बनाए होगी? एक तरफ 24 का चुनाव है, बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी नजर बनाई होगी 100%। बीजेपी पर दबाव तो पड़ेगा ही और पड़ भी रहा होगा अभी, क्योंकि सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में अभी
सबसे पहली बात इन लोग की होगी कि हम लोग सभी लोग मिल के एक नेता को उतारे, मतलब जैसे कांग्रेस और ये जदयू राजद मिलके जो 343 सीटों में से एक सीट पर एक नेता उतारे। तो इसमें भी थोड़ी समस्याएं आएंगी, क्योंकि जीती हुई सीट तो अपना कोई देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निशान जी, जानकारी ये भी है कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, अगर लगातार उनके हम शेड्यूल की बात करें तो पिछले काफी लंबे वक्त से वो अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश भी आए थे, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में वो अध्यादेश का मुद्दा भी उठा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ उनका जो अध्यादेश का मामला है, क्या इसको लेकर भी उनको समर्थन मिल सकता है? अरविंद केजरीवाल अध्यादेश का मुद्दा उठाएंगे और अध्यादेश के मुद्दे पर सहमति नहीं बनेगी। जी, क्या लगता है अखिलेश, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलेगी? क्या विपक्षी एकता उनका साथ देगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है जी, यानी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो हो सकती हैं, भले ही बड़ी बैठक है। मुश्किलें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ठीक है, लेकिन निशान जी, आने वाले चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, भले ही विपक्षी एक्टिव हैं, लेकिन बीजेपी को जितना हम सब जानते आए हैं, हर चुनाव से सालों पहले वो चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी के लिए भी तो इस बार मुश्किल होगा। मतलब एकदम आसान नहीं है कि जिस तरह से क्लीन स्वीप था, सब जगह जीत रहे हैं, वैसा नहीं है। मुश्किल तो है बीजेपी के लिए, और आज की जो बैठक है थोड़ा और मुश्किल में उनको डालेंगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखिए, माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आएंगी, भले ही कितना भी चुनावी मूड में आप रहें, लेकिन विपक्षी अगर एकजुटता बन जाती है तो ऐसे में राहें बहुत ज्यादा कठिन होने वाली हैं। तब तो 175 सीटों पर मुश्किल हो जाएगा इनको, बीजेपी को। जी, विपक्षी एकता बन जाती है तब, अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका निशान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज इस बैठक में शामिल होंगे और विपक्षी एकजुटता की ये बड़ी बैठक, विपक्षी एकजुटता अगर होती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आज की इस बैठक में देखिए, अहम लोग शामिल हो रहे हैं, देश की राजनीति से जुड़े अहम लोग हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान इस बैठक में आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, ममता बनर्जी और साथ ही संजय सिंह, राघव चड्ढा पटना में ही मौजूद हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो आज की ये बैठक बहुत अहम है। और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है पटना से, जहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने उनको रिसीव किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। राहुल गांधी और खड़गे का भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। पटना में आज बड़ी बैठक है और इसी बीच ये जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ है। खुद नीतीश कुमार ने उनको रिसीव किया और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी ने इस दौरान मुलाकात की है। इस वक्त की आम जानकारी, आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक पटना में है और उसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं। अभी तक की जानकारी हम आपको बता रहे थे कि देखिए, लगातार जो अहम लोग हैं, जो बड़े विपक्षी दल हैं, उनके नेता शामिल होंगे, लेकिन अभी अभी ये जानकारी मिली कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने उनको रिसीव किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और खड़गे का भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात भी की है। बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और खड़गे का भव्य स्वागत हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका यहां पर स्वागत किया, खुद उन्होंने रिसीव किया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे, यानी कार्यालय भी जाएंगे। एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी ओर अब जब पटना गए हुए हैं तो ऐसे में कार्यालय भी जाएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये मंच आप देख सकते हैं, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों को देखिए, आप अंदाजा लगाइए। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ी बैठक बुलाई गई है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है। आज की बैठक बेहद अहम है और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और अहम खबर, थोड़ी ही देर में विपक्ष की बैठक में शामिल हो जाएंगे राहुल गांधी और
आपको बता दें कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं पटना। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने ही उन्हें रिसीव किया है, उनका भव्य स्वागत भी किया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आज का दिन बेहद अहम है। पटना में विपक्षी दलों का डेरा आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर आज जिस तरीके से बैठक हो रही है, अहम लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर विपक्षी एकजुटता होती है, तो ऐसे में साफ तौर पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। विपक्षी दलों की महाबैठक और 15 पार्टियों का मोर्चा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर एक एक सीट को लेकर देखिए उम्मीदवारों का दांव होगा। और अहम जानकारी आज पटना से। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी ने सांसदों विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। सांसदों विधायकों को हर लोकसभा क्षेत्र में जाना होगा। सभी को 1000 प्रमुख लोगों से करना होगा संपर्क। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ये जिम्मेदारी सौंप रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी को 1000 प्रमुख लोगों से संपर्क करना होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जिम्मेदारी लगा रही है, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये संपर्क अभियान 30 जून तक चलाए जाने की बात सामने आई है। और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ होगा। और भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता जुटेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर भोपाल में जुटेंगे और देश भर से 3000 से ज़्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के जुटने की बात सामने आई है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। इस कार्यक्रम में 500 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से भेजे जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के साथ सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, मंडल बूथ के निवासी सभी पार्टी पदाधिकारियों से जुड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ना चाहती है, चुनावी मोड में हो रही है। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। इसकी आधिकारिक एक तरह से अभियान छेड़ा जाएगा 27 जून को भोपाल में, जिसमें प्रधानमंत्री खुद इसके वर्चुअली एक तरह से उसमें जुड़ेंगे। इसमें बताया गया है मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए पूरे भारत में एक तरह से जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो अपने स्तर पे करेंगे। खास बात करें अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो इसमें से तकरीबन 3000 लोग जो वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा 500 लोगों को भोपाल में भेजा जाएगा, यानी कि इस अभियान के जरिए कहीं न कहीं उनको ट्रेनिंग के तौर पर भी देखा जाए तो उसके में भेजा जाएगा। इससे पहले यानी 26 तारीख को बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो एक तरह से इसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि किस तरह की क्या रखना है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इस अभियान के बाद जो 30 तारीख तक चलने वाला है, इसमें बताया गया है कि सभी विधायक और जो सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि हर बूथ स्तर पर, हर क्षेत्र के स्तर पे एक 1000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और जो एक तरह से मुख्य धारा में रहते हैं उन लोगों को जागरूक किया जाए। तो साफ तौर से कहीं न कहीं संदेश जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अपने पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए, खासकर बूथ स्तर पे मजबूत करने के लिए अभियान को छेड़ा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई करेंगे। यानी 27 तारीख को जब इसकी शुरुआत होगी तो खुद प्रधानमंत्री अगुवाई करेंगे और सभी देश भर के जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, खासकर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता वो जुड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका बड़ा असर देखा जाएगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो लोगों के अंदर भी उत्साह देखने को मिलता है। खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें या उनके लीडर्स की बात करें, तो इस अभियान को कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उतारने का भी कवायद शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए सतीश, अभी तक की बात करें तो 9 साल पूरे होने के दौरान यहाँ पर महाजनसंपर्क अभियान पहले ही भारतीय जनता पार्टी बना रही है और लगातार अब अभियानों का, बैठकों का, मेल मिलाप का दौर शुरू हो चुका है। मकसद भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हमने जो अब तक काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं हमारी, वो हम आम जनता तक पहुंचा सकें और इसी लिहाज से जनता से संपर्क कितना ज्यादा हो सके, जनता तक बात कैसे पहुंचाई जा सके, इस लिहाज से ही यहाँ पर अब काम हो रहा है। अब जब हर बूथ को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, ऐसे में क्या लगता है, क्या ये अभियान आने वाले चुनाव में राहें थोड़ी सी आसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी की?
बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो बूथ स्तर पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू की गई। इसके बाद सभी पार्टियों ने अपने स्तर पे काम करना शुरू किया गया। तो बीजेपी न केवल अब से, बल्कि कई ऐसे चुनाव में भी हमने देखा और कई ऐसे रिसर्च के जरिए भी सामने आया कि बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास करती है, जिससे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के, जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री से जुड़ सकें। यानी कि साफ है संदेश कि प्रधानमंत्री उन कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं, जो जमीनी स्तर पे लोगों से रूबरू होते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कवायद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस अभियान से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है, पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव में इसका ठीक असर देखने को मिलता है। जहां विपक्ष अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, एकजुट होने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 9 साल के कार्यकाल में जो काम किया है जनता के लिए, उसको जमीनी स्तर पर उतारने की और लोगों को बताने के लिए क्या-क्या हमने करी है इसमें, और तमाम तरीके की योजनाओं को कैसे जमीनी स्तर पर उतारा गया है, उसका कहीं न कहीं इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जाएगा। जो बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने की बात की जा रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी कि इस अभियान के जरिए कहीं न कहीं संदेश दिया जाएगा कि इस बूथ पे मेरी पार्टी मजबूत है और यहाँ से जीत का दावा कर सकते हैं। इसको लेकर जो हमने बताया कि सांसद और विधायकों को भी एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, तो जमीनी स्तर पे वो विधायक और सांसद भी कहीं न कहीं उतरेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कवायद करेंगे। जो अभियान के जरिए पिछली समय में, यानी निकाय चुनाव में जो जैसे क्षेत्र में रहे, खासकर उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है कि उसमें पार्टी की किसी तरह कमजोरी ना हो, यानी किसी तरह की बिल्कुल दिक्कत ना हो। बिल्कुल। देखिए तो सतीश, वहाँ पर आपने भी बिल्कुल मजबूत ठीक करेगी। कहा कि जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों को लेकर भी अब ज्यादा एक्टिव हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और जब 27 तारीख को आने वाली इस अभियान की शुरुआत होगी, जो सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो जमीन पर जाकर जब पार्टी की बातों को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे में जनता समझेगी। और देखिए, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि आज भी विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए एक बड़ी बैठक पटना में है, दूसरी ओर बीजेपी इन अभियानों में लगी हुई है। लगातार वो एक तरफ जश्न मना रही है 9 साल पूरे होने का, लेकिन दूसरी ओर अभी से चुनावी तैयारियां जो हैं उस लिहाज से जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, साथ ही सभी दलों के लिए काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है, आज पटना में सभी लोग एकजुट हुए हैं, इससे कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट बीजेपी के पड़ रहा है। यही वजह है कि शुरुआत की गई है। कहीं न कहीं शंका है, जिस राज्य में डर है कि उस राज्य में मेरी जीत हासिल नहीं हो पाएगी, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर जीत नहीं होगी, वहां पर मजबूती ज्यादा देने की बात चल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो खुद यहाँ के अखिलेश यादव पटना गए हुए हैं। जो विपक्षी एकता है उसको मजबूत करने के लेकर, या जो एकजुट की बात करें, उसमें शामिल होंगे। लेकिन यहाँ की राजनीति में खासकर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सीटें जीत हासिल की थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे कहीं ज्यादा जीत हासिल हो, उसको लेकर भी कहीं कहीं काम करना शुरू कर दिया गया है। इसमें हमने देखा कि कई ऐसे चुनाव थे, स्थानीय स्तर के चुनाव थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका मोर्चा संभाला था। तो जाहिर सी बात है, इस अभियान के जरिए भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और सभी स्तर पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और वहां क्षेत्र के उम्मीदवार को कैसे उम्मीदवार को उतारा जाए कि जीत हासिल कर पाए, उस पर भी कहीं न कहीं टारगेट दिया गया है। और जो काम किए हैं पिछले 9 साल में केंद्र के दौरान, पिछले दूसरे यानी 7 साल में जो प्रदेश में काम हुए हैं, खासकर बीजेपी की अगुवाई में, तो उसको कैसे जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाए और वोटर्स को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी और इसके जरिए ही लोगों के साथ जुड़ाव भी होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सांसद विधायकों को हर लोकसभा क्षेत्र में जाना होगा, इसके साथ ही प्रवास भी करना होगा और अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाना होगा। आने वाले 27 जून को शुरुआत हो जाएगी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की, और इस अभियान की खुद शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी लगातार इस चुनाव में जुट जाने का संदेश दिया जाएगा। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सीधा आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां पर पहुंचे हुए राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने?
तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और यह काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। सुना यहाँ पर राहुल गांधी को, जहां पर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। पटना कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज पटना पहुंचे हैं राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी को आपने सुना। पटना कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पटना से आपने सुना राहुल गांधी को यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से अहम बातें कहते हुए नजर आए। साथ ही सीधे तौर पर हमला भारतीय जनता पार्टी पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हम देश में मोहब्बत की दुकान लगाने चले हैं। और राहुल गांधी को पटना से आपने सुना। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर, जहां पर सप्रेम भेंट देते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी साथ में मौजूद हैं और जो लाभार्थी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अहम जानकारी आपको बता दें और तस्वीरें पटना से हैं। आपको बता दें कि आज पटना पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार जहां राहुल गांधी ने वापसी की थी, तो वहीं दूसरी ओर अब लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान करते हुए यहां पर नजर आए हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मंच से हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी ने संबोधित भी किया। आज विपक्षी दलों की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले अपने कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, यहाँ पर अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनके आगमन को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी पटना से। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने यहां पर बीजेपी पर हमला भी बोला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक आज और बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होगा। बीजेपी ने 10 पार्षदों की सूची जारी की है। चुनाव में अब बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे। तो कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे। बीजेपी ने 10 पार्षदों की सूची बनाई है। चुनाव में बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक, सदस्यों का चुनाव होगा। 10 पार्षदों की सूची जारी की गई है।
गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव होगा। 10 पार्षदों की सूची भी जारी की गई है। तो कार्यकारिणी के अब सदस्य बनेंगे बीजेपी के सदस्य। नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक है आज, और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि सूची 10 पार्षदों की जारी कर दी गई है। तो कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा और इसके बाद एक रिजल्ट और निर्णय निकलकर सामने आएगा। तो चुनाव में अब बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर, नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक है आज, और इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव और इसको लेकर बातचीत, चिंतन और मंथन। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, 12 जुलाई को होगा सचिवालय संघ का चुनाव। 11 साल बाद होगा सचिवालय संघ का चुनाव। सचिवालय संघ के चुनाव को लेकर आचार संहिता तय। विधानसभा के विशेष सचिव ने यह आचार संहिता तय की है। निर्वाचन अधिकारी ने भी आचार संहिता की तय। चुनाव प्रक्रिया 27 जून से 14 जुलाई तक चलेगी। सचिवालय संघ का चुनाव वर्ष 2012 में हुआ था। विधानसभा के विशेष सचिव ने यह आचार संहिता तय की है। सत्ताईस जून से 14 जुलाई तक ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी। सचिवालय संघ का चुनाव वर्ष 2012 में हुआ था। 12 जुलाई को अब सचिवालय संघ का चुनाव होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, देखा जाए तो अब निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता तय की है, क्या जानकारी है इस संबंध में? बिल्कुल, सचिवालय संघ का जो चुनाव होना है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें बताया गया है कि 12 जुलाई को इसको मतदान होंगे, लेकिन इससे पहले 27 और 28 जुलाई को एक तरह से नामांकन भरे जाएंगे और 29 और 30 जुलाई को इसके वोटिंग होंगे। तो तकरीबन 11 साल यानी 10 से 11 साल बाद इस तरह के चुनाव हो रहे हैं सचिवालय का। जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो तैयारियां हैं सचिवालय विभाग द्वारा वो कर दी गई है। प्रमुख सचिव जो है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो संघ का चुनाव है इसमें कहीं न कहीं उन सचिवालय कर्मचारियों की जो हक की आवाज होती है, उनकी जो समस्याएं होती है उसको लेकर उठाया जाता है। अधिकारियों की जो चीजें होती है एकजुटता तक उसका संदेश दिया जा रहा है। तो इसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो भी उम्मीदवार इसमें एक तरह से अपन प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, इलेक्शन में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, वो अपने स्तर तैयारी कर रहे हैं और 27-28 तारीख को इसमें मतदान होंगे और एक तरह से नामांकन किए जाएंगे और उसका जो परिणाम की बात है, चुनाव की बात हो 12 जुलाई को नहीं है। 27 जून से 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं जमीनी स्तर पर? पहले से ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अगर उसकी बात किया जाए नामांकन को लेकर, तो जो रूपरेखा तैयार किया गया है, जो इसके लिए नोटिफिकेशन में चीजें बताई गई, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिया गया है। और इसको लेकर जो तैयारियां सचिवालय की बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि संख्याएं ज्यादा होती है और आसपास के हालांकि सचिवालय के जो अपने ही कर्मचारी उसके होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो उस तरह की चीजें की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिस आधार पर दिशा निर्देश दिया गया है उसके लिए तैयारियां पूरी है। जी, सचिवालय संघ का चुनाव है, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से? देखिए, सचिवालय के अंदर या लोक भवन, एक तरह से लोक भवन की विधानसभा के अंदर की बात, जिस तरह के इस तरह चुनाव होते हैं तो उसकी से पहले ही व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया जाता है और जो सुरक्षा के दायरे की बात की जाए तो वो सारी चीजें देखने की मिलती है। यानी कि जो 12 जुलाई को जिस दिन मतदान होंगे उससे पहले एक दिन पहले ही सुरक्षा का जायजा लेते हैं। वहाँ पे अतिरिक्त बल में पुलिस बल को लगा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में देखा जाता है तमाम तरह के हड़कंप होते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अधिकारियां इस तरह की चीजों को न हो, इस तरह के उपद्रव न हो, तो उसमें भी बाकायदे ध्यान दिए हैं, उसके लिए तैयारियां की हैं। जी,
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 12 जुलाई से ये सचिवालय संघ का चुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो तैयारियां और मौका मुआयना चुनाव से पहले कर लिया गया है। बारह जुलाई को सचिवालय संघ के चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। ज्वेलर्स बुलियन पर आईटी की छापेमारी का मामला सामने आ रहा है। 300 आईटी अफसर और कर्मचारी ऑपरेशन में शामिल रहे। इस छापेमारी के दौरान जेवर खरीद में 2000 के नोट के बदले 15% अधिक कीमत ली गई है। करोड़ों का लेन देन कैश में करके कारोबारियों ने हेराफेरी की है। लखनऊ से कानपुर तक 17 जगहों पर आईटी ने छापेमारी की। अमित अग्रवाल, ऋषि खन्ना, राधा मोहन, पुरुषोत्तम के यहां ये छापेमारी की गई है। तो करोड़ों का लेन देन कैश में करके कारोबारियों ने हेराफेरी की और इसी को लेकर ये आईटी की छापेमारी हुई है। लखनऊ से कानपुर तक 17 जगहों पर ये छापेमारी की है आईटी ने। अमित अग्रवाल, ऋषि खन्ना, राधा मोहन, पुरुषोत्तम के नाम सामने आ रहे हैं जिनके यहां ये आईटी की तरफ से छापेमारी की गई है। ज्वेलर्स बुलियन पर आईटी की छापेमारी का मामला सामने आ रहा है। 300 आईटी अफसर इस छापेमारी में कर्मचारी ऑपरेशन में शामिल हैं। जेवर खरीद में 2000 के नोट के बदले 15% अधिक कीमत ली गई और करोड़ों के लेन देन का मामला सामने आया, जिसके चलते हेराफेरी का मामला और इसी के तहत ये छापेमारी की गई है। तो फिलहाल छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया, ये फिलहाल देखना होगा। लखनऊ से कानपुर तक 17 जगहों पर आईटी ने ये छापेमारी की है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं अमित अग्रवाल, राधा मोहन, पुरुषोत्तम। $300 आईटी अफसर और कर्मचारियों ने इस छापेमारी में शामिल। जेवर खरीद में हेराफेरी का ये मामला, 15% अधिक कीमत के लेन देन का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पवन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि करोड़ों के लेन देन का हेरफेर का ये मामला सामने आ रहा है। जी, आपको बता दें कि आईटी विभाग की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के 17 ठिकानों पर ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी कर रही है। जब से जो 2000 की नोटबंदी की बात कही गई थी, उसके बाद जो 2000 के नोट बदलने के लिए लोग बड़ी संख्या में जेवरों की खरीद में अपना पैसा खपाना चाह रहे थे, जिसको देखते हुए ज्वेलर्स ने भी अपना जो है रेट बढ़ा दिया। 15 से 20% तक रेट में बढ़ोतरी करके 2000 रुपए की नोट लेकर जो ज्वेलरी है बेची गई है। ये सूचना मिलने के बाद आईटी विभाग ने जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर और नोएडा और कानपुर, नोएडा, लखनऊ के शहरों में जो ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। कल से छापेमारी जारी की गई है। लगभग 300 आईटी कर्मचारियों की ये टीम बनाई गई है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ छापेमारी कर रही है और अभी ये छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल पवन, देखा जाए छापेमारी 17 जगहों का जिक्र हो रहा है। देखा जाए कानपुर, लखनऊ, नोएडा का आपने जिक्र किया, लखनऊ का जिक्र किया और आईटी के आला अधिकारी और कर्मचारी इस छापेमारी में शामिल हैं। क्या छापेमारी में कुछ ऐसी संदिग्ध बात निकलकर सामने आ पाई इस छापेमारी के दौरान? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी, अभी आईटी विभाग ने इसकी कोई घोषणा अनौपचारिक रूप से नहीं की है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो यही है कि जो 15 से 20% तक रेट बढ़ाकर जो बेचे गए, उसमें जो ज्वेलर्स ने जो पैसा है उसको रियल एस्टेट में खपाने के लिए पैसा लगाया। करोड़ों रुपए की लेन देन की बात सामने आ रही है, नकदी की बात सामने आ रही है। जो 2000 के नोट लोग बदलने के लिए ज्वेलर्स के पास जो ज्वेलरी लेने गए, उसमें ज्वेलर्सों ने जो है उनको 15 से 20% रेट बढ़ाकर ज्वेलरी दिया है। इसी तरह के काफी ज्यादा
मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ज्वेलर्स ने जो है घालमेल किया है, उसको कुछ लेकर लगातार ज्वेलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो छापेमारी में क्या पूछताछ की गई, पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ पाया और कितने लोगों के और नाम शामिल हैं जहां पर करोड़ों के हेरफेर का मामला सामने आया? देखिए, लखनऊ का जो चौक इलाका है, अमीनाबाद इलाका है, वहाँ पर ज्वेलर्स का गढ़ है। इसके अलावा कानपुर और नोएडा, इन सभी जगह छापेमारी लगातार जारी है, पूछताछ की जा रही है। अभी जो आईटी विभाग की टीम है इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से बच रही है, क्योंकि इसको पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। छापेमारी चल रही है और पूछताछ भी लगातार जारी है, लेकिन अभी किसके पास से क्या बरामद हुआ और किसने बिल्कुल अभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है आईटी की तरफ से। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन करोड़ों के हेरफेर और लेन देन का, क्योंकि 2000 के नोटों का 15% बढ़ाकर लिया गया और रियल एस्टेट में खपाने के लिए ये बात निकलकर सामने आ रही है। करोड़ों के लेन देन और कैश में कारोबारियों ने ये हेराफेरी की है और इसी के तहत ये छापेमारी अभी भी जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ाने को मंजूरी मिली है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। यूडीएफ में वृद्धि से बढ़ जाएंगे अब विमानों के टिकट के दाम, यानी कि अब जेब पर भारी पड़ेगा। लखनऊ से जाने वाले विमानों का किराया 1 जुलाई से महंगा होने वाला है और ये फीस 3 साल तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। इस साल घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम में 750 रुपए वृद्धि और इस साल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के टिकट में करीब 1350 रुपए बढ़ेंगे। तो अगले साल घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम 850 रुपए बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो 1400 रुपए टिकट के दाम महंगे हो जाएंगे। 2025 में घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम 950 रुपए होंगे, यानी कि 1 जुलाई से दामों में इजाफा और हर साल वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के टिकट के दाम 1480 रुपए महंगे होंगे। एयरपोर्ट विकास के लिए फंड जुटाने के मद्देनजर ये यूडीएफ बढ़ने से एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की कीमतों में इजाफा, टिकट के रेट में बढ़ोतरी दर्ज होगी और यात्रियों जिस तरीके से टिकट के रेट को बढ़ाया जा रहा है और एयरपोर्ट में सुख सुविधाएं होंगी, इस बात का जिक्र। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन तिवारी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। पवन, अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट में क्या कुछ सुख सुविधाएं और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये जेब पर भी भारी पड़ेगा अगर हर साल वृद्धि दर्ज की जाएगी टिकटों में, टिकट के रेट को लेकर? अनम्यूट करिएगा। पवन, अनम्यूट करिएगा। जी, विमानों का किराया अब 1 जुलाई से बढ़ने वाला है, यानी कि जो विमान से सफर करने वाले यात्री हैं उनकी जेब पर अब भारी पड़ेगा। लेकिन ये हवाला दिया जा रहा है कि एयरपोर्ट में सुख सुविधाएं यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से बढ़ेंगी। तो फिलहाल तकनीकी खामी के चलते आवाज़ नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वृद्धि टिकटों में, फ्लाइटों की टिकट के दाम जो हैं वो हर साल इजाफा होगा और एयरपोर्ट विकास के लिए फंड जुटाने के मद्देनज़र यूडीएफ ने ये फैसला लिया है। यूडीएफ बढ़ने से एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में भी इजाफा दर्ज होगा। बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 1 से 31 जुलाई तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से ये चलाया जाएगा संचारी रोग नियंत्रण और 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान।
मुद्दे पर सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में मॉनसून का आगाज हो चुका है। शहरी ग्रामीण इलाकों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इस लिहाज से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, क्या जानकारी है? जिस तरीके से मौसम ने दस्तक, मॉनसून आने वाला है और इसको लेकर क्या इस लिहाज से ये संचारी रोग नियंत्रण चलाया जाएगा, क्योंकि ऐसे में बीमारियां काफी भारी तादाद में देखने को मिलती हैं, लोग बीमारियों की जद में आते हैं, तो कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, प्रदेश की बात करें कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संचारी नियंत्रण अभियान चलाया जाए, जिससे गांव-गांव जाकर और घर-घर जाकर जो आंगनबाड़ी है और तमाम छोटी-छोटी यूनिट्स को जोड़कर बताया जाए बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सकता है, तमाम प्रचार प्रसार किया जाए, घर-घर जाकर देखा जाए कि बीमार तो नहीं है, तो ये एक फर्स्ट व्यक्ति को भी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि बारिशों में तमाम तरीके की बीमारी उत्पन्न होती है। खराब खाना खाने से, बासी खाना खाने से भी जो बीमारी है वो उत्पन्न होती है। कई चीजों को लेकर गाँव-गाँव जाकर अब जो टीम्स है स्वास्थ्य विभाग के साथ टीम्स को छोटी हो जाएंगी, जहाँ पर गाँव में तक जानकारी देंगे कि किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि मानसून में तमाम देखा गया कि बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। उसी देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर नजर आए हैं और निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये जो संचारी नियंत्रण अभियान है उसको चलाया जाए और बीमारी उत्तर प्रदेश को दूर रखा जाए। दस्तक अभियान के जरिए अब बीमारियों पर अंकुश लगाया जाएगा। हालांकि देखा जाए बीमारियों को लेकर, मरीजों को लेकर और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहते हैं और हिदायत और दिशा निर्देशित भी किया जाता है। बावजूद इसके हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। क्या लगता है ये दस्तक अभियान कारगर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए 17 तारीख से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी, जो 31 तारीख से रहेगी और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी प्रदेश सरकार, उससे बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते आए हुए हैं। विपक्ष लगातार हमले बोलता हुआ आया है स्वास्थ्य विभाग पर और व्यवस्था पर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और दस्तक अभियान की भी शुरुआत करने के दिशा निर्देश दे दिए, जिससे कि तमाम जो बीमारी है उससे रोका जा सकता है और घर घर जाकर जानकारी दी जाए कि किस तरीके से बीमारी से दूर रखकर कहा जा सकता है, किस तरीके से बीमारियां जो घर पे ना आए, क्योंकि कूलर में पानी भरना, तमाम ऐसी पानी से और टायर में इकट्ठा हो जाना पानी, गंदगी घर पे ना हो, तमाम चीजों के बारे में अभियान के दौरान जागरूक किया जाएगा और बीमारी से प्रदेश को। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर निर्देशित भी कर दिया है और इसकी शुरुआत होगी। मॉनसून दस्तक देने वाला है और इसको लेकर अवेयर करना एक मुख्य उद्देश्य है दस्तक अभियान के जरिए। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।